नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, आर सुकुमार का ये आर्टिकल है। यहाँ पर देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ बातें की गई हैं। पूरी दुनिया कोविड-19 को फेस कर रही है जो कि एक पेंडेमिक है। राइटर कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने कोविड-19 में अलर्टनेस दिखाई वैसे ही अलर्टनेस हमें क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर भी दिखानी चाहिए। वो कहते हैं कि दो इंटर रिलेटेड कर्व्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि तेजी से ऊपर जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एज के शुरू होने के बाद जो पहला कर्व है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने को लेकर है। जैसे कर्व आप इस तरीके से बना सकते हैं। पहले जो एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन था वो कम था, ये धीमे धीमे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो मतलब ये एक अपवर्ड कर्व हमने देखा CO2 का जो एमिशन था उसको लेकर। दूसरी जो बात है CO2 को या फिर आप ओवरऑल सारी ग्रीन हाउस गैसेस ही कह लीजिए। दूसरा है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। इसका भी ऐसा कर्व बनेगा। पहले टेम्परेचर कम था और ये टेम्परेचर धीमे धीमे ऊपर चला जा रहा है। तो एक तो CO2 का कर्व ऊपर जा रहा है और दूसरा जो टेम्परेचर का कर्व है वो भी ऊपर जा रहा है। CO2 का लेवल कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है और जो टेम्परेचर है वो भी एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, या फिर CO2 के साथ साथ सारी ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस को ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? देखिए, एक्चुअली में जहां पर कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां पर ऐसी फसलों को उगाने के लिए जिसमें वार्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, हरे कलर से उसे पैक कर दिया जाता है। अगर आपने जो सनरेज आती हैं उसका एक फॉर्मूला कभी पढ़ा हो, विब ग्योर, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन है वो बीच में आता है। मतलब इसकी जो वेवलेंथ है ये ना तो बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम, इसीलिए ये आसानी से हरे रंग के पर्दे को पार करके आ जाती है लेकिन पूरी निकलती नहीं है। तो वहाँ पर एक वार्म क्लाइमेट बन जाता है और इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो भी गैस इस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट करती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस, उन्हें भी ग्रीन हाउस गैस ही बोल दिया जाता है क्योंकि वो ग्रीन हाउस जैसा इफेक्ट क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो कर्व की बात हम कर रहे थे। पहले कर्व पर चर्चा करते हैं जो कि CO2 के एमिशन लेवल से जुड़ा हुआ है। जो CO2 कर्व है वो 18,000 साल पहले कुछ ऐसा था कि 200 पार्ट पर मिलियन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में था। कंपैरेटिवली कोल्डर थी अर्थ उस समय। उसके बाद 11,500 साल पहले ये 270 ppm तक आ गया, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर गर्म हुआ और ये वही समय था जब धरती पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। पिछले 10 लाख सालों का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो कभी 280 या 300 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा नहीं गया है। इनफैक्ट ये एज एवरेज 200 पार्ट पर मिलियन के आसपास ही रहा है। पिछले 10,000 सालों की अगर आप बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 280 पार्ट पर मिलियन रहा। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, हमने जंगलों को जलाया और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद से जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले 10,000 सालों में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन था वो 280 ppm के ऊपर नहीं गया था और वर्तमान में 2018 का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 407.4 पार्ट पर मिलियन है। आप समझ सकते हैं कि हमने कितनी गड़बड़ चीज कर दी है। यहाँ पर देखिए शुरुआती दौर में जो कॉन्सेंट्रेशन था बाई टन, मतलब टन के आधार पर 0.2 बिलियन टन हुआ करता था CO2 एमिशन। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, 1850 की बात चल रही है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा था। और 2018 में जो एनुअल एमिशन है वो बढ़कर 36 बिलियन टन हो चुका है। अगर इतना एमिशन एटमॉस्फेयर में रुक जाए ना तो समझिए हम खत्म हो चुके होते। लेकिन ये तो काइंडनेस है हमारे एटमॉस्फेयर की कि आधे से ज़्यादा जो CO2 एमिशन है उसे एटमॉस्फेयर खुद ही सैनिटाइज कर देता है। जो पौधे होते हैं वो उसे सोख लेते हैं या समंदर उसे सोख लेता है। अगर ऐसा ना हो तो हम सब इतना जो CO2 का एमिशन है वो झेल नहीं पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो अभी तक तो जो नेचर है उसने हमारे साथ अच्छा बर्ताव ही किया है। दूसरे कर्व की बात करें जो कि ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएटेड है, तो 1850 के बाद की अगर आप बात करें तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो धीमे धीमे गर्म होने लगा। लेकिन इस बारे में कुछ सीरियस बात तब भी नहीं की गई। 1975 के बाद जो ग्लोबल टेम्परेचर का ग्राफ है वो तेजी से ऊपर गया और 2015 में पिछले 100 साल की तुलना में जो ग्लोबल टेम्परेचर था वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। जब क्लाइमेट मॉडलर्स थे उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि अगर इसी तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहा तो इस शताब्दी के खत्म होने तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और वो टेम्परेचर हम झेल नहीं पाएंगे।
जो क्लाइमेट चेंज है उसमें सिर्फ वार्मनेस नहीं आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं आ रही है, बल्कि उसके साथ कई और चीज़ें जुड़ी हुई हैं वेदर के कंपोनेंट, जैसे कि अनयूजुअल रेनफॉल, ह्यूमिडिटी या फिर विंड स्पीड। इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कई तरीके के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस या इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइक हरिकेन्स, हीट वेव्स और ड्रॉट। ये अचानक से कहीं भी अनइवन तरीके से आ रहे हैं। कोई भी ऐसा सिंगल इवेंट नहीं जिसे हम सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम केवल टेम्परेचर चेंज पर ही फोकस करें तो 2003 में यूरोपियन हीट वेव ने 70,000 लोगों की जान ली। इसके अतिरिक्त 2019 में अमेजन के जंगलों में जो आग लगी और 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी वो अनप्रेसिडेंटेड था। बहुत हाई लेवल का डिवास्टेशन हुआ। इसे भी क्लाइमेट चेंज के या ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट के तौर पर ही देखा जा रहा है। जो क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, उसने इंडिया को वार्निंग दी थी लास्ट ईयर। ये बोला था कि जिस तरीके से एवरेज समर टेम्परेचर इंडिया में बढ़ रहा है, ये हर स्टेट में आने वाले कुछ समय में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। एक्सट्रीमली हॉट डेज की अगर हम गर्मियों में बात करें, एक्सट्रीमली हॉट डेज उन डेज को माना जाता है गर्मियों में जहां पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। 2010 में गर्मियों में इन दिनों की संख्या महज 5 हुआ करती थी। 2050 तक इन दिनों की संख्या 15 हो जाएगी और सन 2100 तक 42 दिन ऐसे होंगे जहां पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा। इसके कई सारे नुकसान होंगे। मॉडरेट एमिशन लेवल को अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, जहां पर टारगेट है कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस पे रोकेंगे। हालांकि जिस तरीके से काम हो रहा है लग नहीं रहा है कि हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। जो मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज दिया जाता है वो ये है कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को कर्व करेंगे तो हम जो इकोनॉमी है उसे बेहतर नहीं कर पाएंगे। नेचर मैगजीन में जो आर्टिकल 2019 में छपा था उसमें फाइनेंशियल डायमेंशन टैकल किया गया था कि किस प्रकार से हम क्लाइमेट क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं, जो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इकोनॉमी अफेक्ट होगी अगर हम GHGs को यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने का प्रयास करेंगे। तो इसमें यह एक्सप्लेन किया गया कि जो वेल्दी नेशंस हैं जिनके पास पैसे हैं वो लगभग हर साल $500 बिलियन खर्च करते हैं एमिशन को कम करने के लिए। ओवरऑल $2.4 ट्रिलियन खर्च किए जाते हैं या फिर खर्च किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी 2035 तक हमें अपनी एमिशन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ताकि हम जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसका 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर पाएं। और ये ग्लोबल GDP का अप्रॉक्सीमेटली 2.5% है। अगर आप ऑलरेडी इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो कितना नुकसान हो जाएगा अगर हम इसे कम करने का प्रयास करें। तो मनी रिलेटेड इश्यूज पर जब बात हो रही है तो हम वेल्दी नेशंस की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उन्होंने ये भी फैसला किया 2009 के UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कि 2020 तक वो एक साल करके $100 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे पुअरर कंट्रीज को, ताकि क्लाइमेट चेंज को ना केवल मिटिगेट किया जा सके बल्कि एडाप्टेशन में काम हो सके। मिटिगेशन का मतलब कि हम उसे रोकें और एडाप्टेशन का मतलब यह है कि जो स्थितियां बदल रही हैं हम उसके अनुरूप खुद को ढाल लें। 2017 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। केवल $71 बिलियन अभी तक इन रिच कंट्रीज ने दिया है। $100 बिलियन का टारगेट था 2020 तक, उसमें भी 20% से भी कम पैसा एडाप्टेशन पे खर्च हुआ है। ज्यादातर जो पैसा है उसको बहुत अलग तरीके से दिया गया है। देखिए 2015 का जो पेरिस समिट ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें इंडिया जैसे कई सारे देशों ने जो एड दी गई है उस पर क्वेश्चन मार्क रेज किया। इन्होंने बोला कि जो पैसा दिया जा रहा है ये डेवलपमेंटल फंड के नाम पे दिया जा रहा है और कई बार तो ये लोन के नाम पर दिया जा रहा है जिसे कंट्रीज को रीपे भी करना होगा, और इसे ये बोलते हैं कि हमने जो कमिट किया था 2009 में हम उस रूप में आपको दे रहे हैं, जबकि पुअर कंट्रीज को इसे रिटर्न भी करना पड़ेगा, वापस भी करना पड़ेगा। जो रिच कंट्रीज हैं जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, बहुत कम संभावना है कि वो 2020 तक $100 बिलियन का जो कंट्रीब्यूशन है उसे अचीव कर पाएंगे। इसकी संभावना न के बराबर लग रही है। कोविड-19 ये जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से पूरे दुनिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो रुक सी गई, पूरी दुनिया लगभग थम सी गई, जिसके बाद क्लाइमेट चेंज कर्व में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। कार्बन एमिशन थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये कब तक ऐसा रहेगा ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोविड-19 हमें कब तक परेशान करता रहेगा और कब तक ग्लोबल इकोनॉमी रुकी रहेगी। उसके बाद तो फिर से वही हालत हो जाएगी। कोविड-19 ने दुनिया भर में एक अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स अवेल किया। इस महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश एक बार बहुत तेजी से एक्टिव हुए। अब ये तो केवल एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो किसी व्यक्ति के मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, उसके सोचने का तरीका, मेमोरी, परसेप्शन। अब ये तो वही बता सकते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से कोविड-19 की तुलना में कई गुना ज्यादा नुकसान लगातार कई सालों से होता आ रहा है,
तो हमने उस ओर इतनी अलर्टनेस से ध्यान क्यों नहीं दिया जिस अलर्टनेस से हमने कोविड-19 की ओर ध्यान दिया? शायद इसका खतरा इमीडिएट था। इसलिए यहां पर देखिए, विशफुली हम ये सोचते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके हम बिलियंस ऑफ टन CO2 को एटमॉस्फेयर से खींच के किसी सेफ जगह पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो बहुत स्लो है और बहुत ज़्यादा महंगी है। तो कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है कि GHG एमिशन को कम करने का कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं है। जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्हें सस्टेनेबल प्लैनेट तैयार करना होगा अर्थ को, जो कि इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस के बेस पर तैयार की जाए। यहाँ पर दुनिया भर के लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माइंडसेट में बदलाव लेकर आएं और जिस प्रकार से हमने कोविड-19 को रिस्पॉन्ड किया, हमें उसी प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है उसे भी रिस्पॉन्स करना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।